हेलो दोस्तों, जो हमारा सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कोर्स है फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स, जिसका एग्ज़ाम 23 जुलाई को होने जा रहा है, तो उसकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो तैयारी करें और अच्छे नंबरों से पास हों। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है फेरा और फेमा। तो इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फेरा को हटाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, फेरा को फेमा में क्यों चेंज किया गया, यानी फेरा को फेमा में क्यों रिप्लेस किया गया। तो सबसे पहले हम कुछ थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद में हम आपको इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। हम आपको वादा करते हैं कि आज से आपको कभी ये दिक्कत नहीं आई, कभी कन्फ्यूजन नहीं आएगा कि फेरा और फेमा में क्या अंतर है, फेरा को क्यों हटा करके फेमा में किया गया। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ फेरा यानी द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाज डन इन 1974। 1974 में इसने कार्य करना अपना शुरू कर दिया था। किसने? फेरा ने, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ने, जबकि ये बनाया था 1973 में इसकी नींव रखी गई थी। A period when was India's foreign exchange reserve position was not at its best। और कहने का मतलब है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो पोजीशन थी इंडिया की, उसमें बहुत अच्छी नहीं थी। यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के पास ना के बराबर था लेकिन बहुत कम था। ठीक है, तो इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये देखा गया कि कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए उसकी जिसके माध्यम से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसकी स्थिति को बढ़ावा दे सकें, उसकी स्थिति को इम्प्रूव कर सकें। तो अ न्यू कंट्रोल इन टू प्लेस इम्प्रूव द पोजीशन वाज नीड ऑफ द आवर। उस समय इस की बहुत ज़रूरत थी कि ऐसा कुछ कंट्रोलिंग बॉडी ऐसी बनाई जाए जिसके मद्देनज़र इसको बनाया गया था। इसको फेरा डिड नॉट सक्सीड इन रिस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटीज स्पेशली द एक्सपेंशन ऑफ टीएनसी। तो ये था कि इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ पर रिस्ट्रिक्शन था फेरा के अंतर्गत, स्पेशली द एक्सपेंशन ऑफ टीएनसी के एक्सपेंशन से संबंधित। द कंसेशन मेन टू फेरा, लेकिन फेरा में इन बहुत सी कंसेशनों को दिया गया। इन 1991-93 शोर द फेरा वाज आर द वेरी वीक द रिटर्न। देखा कि जो फेरा है, फेरा बहुत ही दिक्कत भरा था। यानी फेरा में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लमें आ रही थी जिनकी वजह से क्या होता था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बढ़ रहा था, तो ऐसी दिक्कतें आ रही थी। आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ फेरा इन 1993, 1993 में जब फेरा को अमेंडमेंट किया गया, इट वाज डिसाइडेड दैट द एक्ट वुड बिकम द फेमा, कि फेरा को ना करके इन्होंने कहा कि फेमा करना चाहिए, क्योंकि फेमा का मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होना चाहिए, ना कि एक रेगुलेशन एक्ट होना चाहिए। ठीक है, दिस वाज डन इन ऑर्डर टू रिलैक्स द कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। फेमस से क्या हुआ कि दिस वाज डन इन ऑर्डर टू रिलैक्स द कंट्रोल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज पे जो कंट्रोल था उस कंट्रोल में रिलैक्सेशन दिया गया। क्या रिलैक्सेशन दिया, आइए देख लेते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक जो हमारा लिबरलाइजेशन था, इसके रिजल्ट के तौर पे, इसके परिणाम के तौर पे इसमें रिलैक्सेशन दिया गया था। फेमा सर्व्ड टू मेक द ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, जो एक्सटर्नल ट्रेड थे यानी जो विदेशी व्यापार था। एक्सटर्नल का मतलब सिंपल सा यहाँ पर मान लेंगे कि जो विदेशों के साथ में लेन देन करने वाला व्यापार करना। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो विदेशी जो आयात और निर्यात था, तो इसमें बहुत सी कंसेशनों को दिया गया। ईजियर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग करंट अकाउंट फॉर एक्सटर्नल ट्रेड नो लॉन्गर रिक्वायर्ड आरबीआई परमिशन, और इसमें आरबीआई की परमिशन जो डेली बेसिस के जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन थे। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जो भी हम आयात और निर्यात करते हैं, जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके जो ट्रांजैक्शन है उनको जो रिकॉर्ड किया जाता है वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो आपका कहलाता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब सिंपल सा अगर आपसे कोई पूछने लगे कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि जो भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें जो ट्रांजैक्शन हो रहा होता है, जो उसका लेखा जोखा होता है डेली बेसिस पे, तो वो करंट अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। तो इसमें क्या था कि आरबीआई से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। द डील इन फॉरेन एक्सचेंज वीर टू मैनेज इंस्टेड ऑफ रेगुलेट, कि इन्होंने कहा कि इस एक्ट में क्या एक डील किया गया फॉरेन एक्सचेंज में कि भाई इसको मैनेजमेंट
एक्ट बनाया जाए, ना कि रेगुलेशन एक्ट। ठीक है। द स्विच टू फेमा सो द चेंजेस ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इन टर्म ऑफ फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल के संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसको फेरा से चेंज करके फेमा में कर दिया। अभी तक हमने इसमें थ्योरी को जाना था, कि थ्योरी को पढ़ा था, थ्योरी को समझने की कोशिश की थी कि फेमा को और फेरा को चेंज करके फेमा को क्यों लाया गया। तो इसमें हमने मेन चीज़ इसमें देखी थी कि पहले बहुत से ऑब्जेक्शन थे, लेकिन अब आरबीआई से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम इसको और थोड़ा क्लेरिफाई करते हैं। देखिए, पहले जो फेरा था, तो फेरा में क्या था कि ये एक रेगुलेशन था, जबकि जो फेमा हो गया एक मैनेजमेंट हो गया, कि किस तरह से हम मैनेज करें, यानी किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाए। ठीक है। एक होता है रेगुलेशन, तो पहले ये रेगुलेशन एक्ट के रूप में कार्य करता था, तो वहाँ पर रेगुलेट करना, नहीं तुमको ये नहीं करना, तुमको ये नहीं करना, तुमको ऐसे नहीं करना, तुमको वैसे नहीं करना, तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन फेमा में ऐसा नहीं है। तो इस करके मतलब क्या होता था फेरा में, कि अगर कोई भी गलती हो जाती थी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित अगर कोई भी गलती हो जाया करती थी, तो क्या होता था उस समय उसको एक क्रिमिनल जो हमारा क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर उसको ट्रीट किया जाता था, कि एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, यानी उसकी जो भी कार्रवाई होती थी वो क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे होती थी। लेकिन जब कोई छोटी सी गलती, जब कोई बिजनेस करेगा, कुछ करेगा, और जब कोई एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा, तो गलती होने के चांसेस कुछ ना कुछ रहते हैं। तो अगर एक छोटी सी गलती होने से अगर हमको क्रिमिनल ऑफेंस का दर्जा दे दिया जाए, अगर किसी गलती को क्रिमिनल ऑफेंस का दर्जा दे दिया जाए, और उसके तहत इसमें इम्प्रिजमेंट, मतलब इसमें जेल भी हो जाया करती थी, मतलब जेल भी होती थी, इसीलिए एक क्रिमिनल ऑफेंस के तहत कंसिडर किया जाता था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि जो हमारा जो इसको क्रिमिनल ऑफेंस है, क्यों ना क्रिमिनल ऑफेंस को सिविल ऑफेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसको जब फेमा में इसको चेंज किया गया, फेरा को हटा करके, यानी फेरा को रिप्लेस करके जब फेमा में किया गया 1999 में, तो क्या था कि पहले जो क्रिमिनल ऑफेंस कंसिडर किया जाता था और जेल वगैरह भी हो जाती थी, तो वो अब हटा दिया गया, अभी सिविल के रूप में किया गया। बीइंग अ बैंकर आप समझ सकते हैं कि जब हम कोई सिविल सूट करते हैं, जब कोई बारोवर हमारा पैसा नहीं देता, उसका खाता एनपीए होता है, तो सिविल सूट करते हैं, तो मोस्टली 90% केसों में क्या होता है कि बारोवर जाता ही नहीं है, कोर्ट अप्रोच ही नहीं करता है, हेयरिंग पड़ती रहती हैं, और हेयरिंग पढ़ने के बाद में क्या होता है कि एक लास्ट स्टेज पे आकर के जो जज होता है वो डिसीजन दे देता है, बैंक के फेवर में डिसीजन दे देता है, लेकिन उस डिसीजन का कंप्लाई अच्छी तरह से, पूरी तरह से नहीं हो पाता है, यानी वो मौज करता है बारोवर। तो ऐसा प्रावधान ऐसा इसमें कर दिया गया फेमा में। क्यों कर दिया गया? ताकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी पोजीशन अच्छी हो सके फॉरेन एक्सचेंज में, यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी व्यापार में अपनी सहभागिता करें। ठीक है। दूसरा क्या था कि जब फेरा था, तो फेरा में क्या होता था कि हमको आरबीआई से कोई भी हमने विदेश को माल भेजना है, विदेश से माल लेना है, अमेरिका से मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमें कोई आयात करना है, या अमेरिका को हमें कुछ निर्यात करना है, तो उस समय क्या होता था कि हमको आरबीआई से परमिशन लेनी होती थी। अब आरबीआई से हम कहते थे कि भाई मुझे परमिशन दे दो, हमको ये सामान अमेरिका में भेजना है, अब अमेरिका में निर्यात करना है। तो अब क्या हुआ, आरबीआई से ये रिस्ट्रिक्शन आरबीआई ने हटा लिया, यानी फेरा को जब चेंज करके फेमा में कन्वर्ट कर दिया गया, तो फेमा के तहत क्या है कि आप स्वतंत्र रूप से किसी भी देश का, यहाँ पर कहना थोड़ा उचित नहीं होगा, कि आप विदेशी व्यापार आसानी से कर सकते हैं, उसमें आपको आरबीआई से परमिशन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन करने के लिए नहीं होगी। तो इसका मेन रीज़न यही था कि फेरा को बदल करके फेमा कर दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। थैंक यू।